वक्फ इमलाक को लेकर जो प्रोपेगेंडा कर रही है बीजेपी हुकूमत, उसके लिए आज प्रेस क्लब में कलकत्ता के वकला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी बातें रखी। आइए हम समाप्त करते हैं। Very good afternoon to all of you. We heartily welcome all the media persons on behalf of the Lawyers for Waqf. जैसा कि आपको बताया एडवोकेट शेख खुर्शीद साहब ने कि पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जिस भी ज़मीन को टच करो तो वो वक्फ की निकल जाती है। वक्फ जिहाद, लैंड इंक्रोचर, लैंड ग्रेबर, ये सब नामों से संबोधित किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक पहलू पे बात करूंगा। जो अभी अमेंडमेंट, प्रपोज अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, जो बिल पेश किया गया था लोकसभा के पटल पे, जिसको जेपीसी में अभी भेजा गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, आखिर क्यों हम लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो है रिजेक्ट होना चाहिए। इसमें एक आप देखेंगे वक्फ एक्ट 1995, अभी मौजूदा जो कानून है जिससे पूरे वक्फ का निज़ाम तय होता है, चलता है, उसके लिए एक स्टैट्यूट है वक्फ एक्ट 1995, जिसकी सेक्शन 40 धारा कहती है कि अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है तो उसको वक्फ या डी वक्फ करने का राइट वक्फ बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड डिसाइड करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, पर फाइनल डिसीजन ट्रिब्यूनल का होता है। ये सेक्शन 40 अभी मौजूदा वक्फ एक्ट की डिस्क्राइब कर रही है कि धारा 40, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है तो वक्फ बोर्ड में केस मामला जाता है। वक्फ बोर्ड के जो सीईओ होते हैं उन्हें पूरा फंक्शंस, उन्हें पूरा दायित्व दिया गया है कानून में कि वो पूरे स्क्रूटिनी के बाद ये डिसाइड करें ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं, और फाइनल जो इसकी लीगैलिटी होगी, फाइनल जो इसको जजमेंट माना जाएगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो वक्फ ट्राइब्यूनल करेगा। अभी की मौजूदा अमेंडमेंट में जो कहा गया है कि सेक्शन 40 को सरे से नकार दिया गया है, और इसमें क्या होगा, अब जो मौजूदा बिल जो पेश किया है, अगर एक्ट बनता है तो कलेक्टर या फिर डीएम जो होंगे डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास डिस्प्यूटेड कंप्लेंट रेज होंगे और वो लोग सर्वे करेंगे और वो तय करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है। तो आप देखें, एक मौजूदा कानून है 1995 का जो चला आ रहा है, अगर कोई लूप होल था तो कानून में अमेंडमेंट की दरकार थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट्स भी ग्रैब करके बैठी हुई है और बहुत सारे लोग ग्रैब करके बैठे, जैसा आपको जजमेंट में दिखाया गया। पर यहाँ पे मसला है 9.4 लाख एकड़ जमीन है, लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी वैल्यूएशन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में कहती है लगभग 1.2 लाख करोड़। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोच है, ये पूरे जमीन को किस तरह कब्जा किया जाए। अगर मैं ये कहूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे वक्फ को लैंड ग्रैब करना चाहती है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति जो वक्फ की जमीनों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये एक्ट अमेंडमेंट करके जो 12 साल लैंड ऑफ एडवर्स पोजीशन प्रेस्क्रिप्शन राइट है, उसको वो लोग को 12 साल से जायद जो लोग बैठे हुए हैं वक्फ की जमीनों पे, उन लोगों को जमीन ये लोग कानूनी शक्ल इख्तियार करके उन लोगों को देना चाहती है। तो मीडिया बंधु से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो तथ्यों के आधार पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सारे तथ्य आपके पास रखे गए हैं, और रिसेंट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट आया है जो मेरे लर्नेड फ्रेंड ने बताया कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार जो जमीन वक्फ कर दी गई, वो ओरल हो या वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो, वो वक्फ के लिए इस्तेमाल हुई मतलब वक्फ है। इन लोगों का मकसद ये है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी इंक्रोच करके 50 साल 20 साल 30 साल से जो पूंजीपति लोग बैठे हुए हैं, उनको जमीन दे दी जाए और यह कानूनी शक्ल से किया जाए कि ये लोग हाई कोर्ट भी ना जा पाए, ट्राइब्यूनल भी ना जा पाए। तो अभी जो रिसेंट जजमेंट है वो हम लोगों के फेवर में है और कॉन्स्टिट्यूशनल के फेवर में है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं कि जो अभी मौजूदा एक्ट है उसमें जो चेंजेस होने चाहिए थे वो वक्फ बोर्ड को और मजबूत करने
करने के लिए होने चाहिए थे, ना कि वक्फ बोर्ड को डाइल्यूट करने के लिए, वक्फ बोर्ड के पावर्स को सीज करने के लिए। ये सरासर एक षड्यंत्र है कि मुसलमानों को कुछ नहीं देना है, पर उनकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें भी ग्रैब कर लेना है। तो मैं यही चाहूंगा, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं इसमें जो बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, पर ये जो सेक्शन 40 को हटा के ट्राइब्यूनल के पावर्स को सीज करना और बोर्ड के पावर को सीज करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसके हम लोग मजम्मत करते हैं, वी वेहेमेंटली रिजेक्ट दी अमेंडमेंट्स, प्रपोज अमेंडमेंट्स इन द वर्क बिल 2024। थैंक यू सो मच। पूरा प्रोसेस ले डाउन किया गया है एक्ट में, किस तरीके से अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ऐसी ज़मीन है जिसको इंक्रोच किया गया है, वो उसका सर्वे करवाएगी। सर्वे करने वाला जो ऑफिसर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल होगा। उस सर्वे के रिपोर्ट के बिना पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे पूरे मीडिया में एक ही नैरेटिव, एक तरफा नैरेटिव दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो चाहे मनमाने तरीके से कर सकता है। ये सरासर गलत है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट एडवोकेट अमान ज़की, एडवोकेट फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट, टू एड्रेस द मीडिया। आज जो हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को जो पूरी कम्युनिटी जो है जो अपोज कर रही है, और ख़ास तौर पर जो पूरी लीगल फर्टिलिटी है जो इसको अपोज कर रही है, सबसे पहले तो मैं एडवोकेट खुर्शीद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जब तमाम कम्युनिटी जो है जिनको पता भी नहीं था इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो उनकी एक छोटी सी वीडियो मैसेज पूरी कम्युनिटी को जो है एनलाइटन किया, और इसके ऊपर जो है पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठ रही है। तो अब ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को अपोज क्यों कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसको अपोज करने की बहुत सारी वजह है। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि वक्फ बोर्ड जो है वो हमेशा से एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन रहा है। यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल को या स्टेट को, उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। लेकिन अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 अगर ये इम्प्लीमेंट होती है, तो ये डायरेक्ट जो है ऑटोनॉमस को इन्फ्रिंज करेगी और वो डायरेक्ट कंट्रोल में चले जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। अब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में खास करके आज हम लीगल कमेटी के लोग जो है इसको खास तौर पर इसलिए अप्रोच कर रहे हैं जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए आए हैं। तो ये जो अमेंडमेंट बिल है स्पेसिफिकली आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 30, इन 3 आर्टिकल को कम्प्लीटली जो है इन्फ्रिंज कर रही है, इससे कम्प्लीटली अगेंस्ट है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, जैसे एडवोकेट अल्ताफ मुस्तफा बता रहे थे कि अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लिटिगेशन होती है या कोई डिस्प्यूट होती है, तो आपको जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मतलब उसकी जो लिटिगेशन की जो प्रोसेस है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में नहीं जा करके वो डायरेक्टली चली जाएगी सेंट्रल या स्टेट के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, जो उसको डिसाइड करेंगे। ये अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के पास कोई लिटिगेशन जाती है, सो इस चीज़ को हम लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो हमेशा एक बहुत डिलेइंग प्रोसेस होती है, और ज़्यादातर जगह में यही देखा गया है कि उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब इंग्लिश में एक बहुत जुडिशरी के डिपार्टमेंट में बहुत पुराना प्रवर्ब है जो बहुत कॉमनली जो यूज़ होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो अगर किसी प्रॉपर्टी को, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई लिटिगेशन होती है और उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर उस पे डिस्प्यूट पे जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा जस्टिस को डिले करेगा। इसके वजह से जो जस्टिस है वो कम्प्लीटली डिनाइड हो जाएगी। दूसरी चीज़, जिस तरह से जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, स्पेसिफिकली मैं बोल दूँ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है लोग जो है आजकल कपड़ों से पहचानते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो हमारा संविधान जो है ये कम्प्लीटली ये कहता है कि आप किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे आप किसी भी फेथ को आप प्रैक्टिस करते हो, हर एक कोई कानून की नज़र में इक्वल है। तो जब आप स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक लॉ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए लाते हैं, दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हम लोग हैं, इसके अगेंस्ट में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि मुसलमान कम्युनिटी एवर सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हम लोग जो है वक्त की जो प्रॉपर्टी जो है हम लोग सक्षम थे कि हम जो है इसको मेंटेन कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है कि मुसलमान कम्युनिटी के अंदर वो ताकत नहीं है, उनके अंदर वो कुव्वत नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को जिसको अल्लाह को गिफ्ट कर दिया गया है, खुसूसी तौर पे वक्फुल औलाद भी है, लेकिन मैं खुसूसी तौर पर वक्फुल अल्लाह की बात कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को हमने अल्लाह को दे दिया है उस चीज़ को जो है हम मेंटेन नहीं कर सकते। और जिनको बिलीव नहीं है इस इस्लामिक फेथ पे वो आकर के उस प्रॉपर्टी को जिस चीज़ पे अल्लाह का हक है उसको आकर के वो मेंटेन करें। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, इक्वालिटी वाली बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वक्फ का जो वक्फ स्टेट की जो फंड्स होते हैं, जो फाइनेंशियल उसकी जो फंड्स होते हैं, वो बेसिकली यूज होता है वेलफेयर के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। इसलिए यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है, लेकिन जो कुछ खास वजह है जिसके लिए यूज होता है उनके हेल्थ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुस्लिम जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है उनके लिए यूज होता है। लेकिन अगर आज आप देख लें कि इस चीज़ पे भी जो इन्फ्रिंजमेंट करने की बात चल रही है कि तुम्हारा पैसा हम ले जाएंगे, ऐसी ही जो सचल कमेटी की रिपोर्ट जो आपके सामने पेश किया गया है, इस सचल कमेटी की रिपोर्ट है कि आज मुसलमान का जो है हाल क्या है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पे वो लोग जी रहे हैं और बहुत एक ख़राब जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। तो जो एक छोटा सा फंड उनके वक्त प्रॉपर्टी से आ रहा है, जो ऑलरेडी जो एक मेजर पार्ट जो है वक्त प्रॉपर्टी का जो इंक्रोच्ड है, अगर मैं सिर्फ आपको आज हम लोग मगरबी बंगाल के कैपिटल से कैलकाटा से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर मगरबी बंगाल की सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं तो मगरबी बंगाल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं और बहुत प्राइम लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनक्रोच्ड हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इतने प्राइम लोकेशन में होने के बावजूद उससे सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये जो है एकड़ ज़मीन पर जो है वो वक्त प्रॉपर्टी है और उसका रेंट सिर्फ जो है 100 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और वक्त की कमी की वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा, हमारे और भी साथी हैं वो लोग बोलेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप लोग पूछें। एक तरफ उस वक्त तस्वीर बिल के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है पूरे रिपब्लिक सतह पर, दूसरी तरफ बहुत से कोलकाता समेत बहुत से रियासतों में वक्त प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा किया गया है, तो उसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है? क्या वैसी ही मुहिम चलाई जाएगी जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ चलाई जा रही है? तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि द वक्फ बोर्ड एंड द वक्फ प्रॉपर्टीज आर बीन टोटली प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये एकदम क्लियर है। उसके बाद आपकी जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेती है। और वक्फ बोर्ड के बाद आपका अगर कोई प्रॉब्लम, आपका कोई भी सवाल, आपका कहीं भी कोई इंक्रोचमेंट हो, आप उसके लिए खुद तदबीर कर सकते हैं एंड द बोर्ड इज ओपन टू ऑल। आई एम ऑल्सो इन द पैनल ऑफ वक्फ बोर्ड। सो मुझे पता है कि कितनी केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल में, कितनी केसेस चल रही है। सो प्लीज़ गो एंड इंक्वायर अबाउट दोज प्रॉपर्टीज जिसके बारे में आपने सवाल उठाया है। अगर वैसा अगर आपको नहीं मिला तो यू अप्रोच हम लोगों को आप अप्रोच कीजिए, ठीक है। अगर आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब आपको नहीं मिला, फिर आप ये सवाल उठाइए आप। तो यहाँ पर ये मसला है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपके सामने है वो प्रॉपर्टीज़ की केस चल रही है ट्राइब्यूनल में। हाँ, ट्राइब्यूनल में हो सकता है कुछ देर सवेर हो सकता है, ये लाइक एनी अदर वक्फ बोर्ड और एनी अदर कोर्ट्स, बट द पावर्स एंड जुडिशंस इज बीन टोटली गिवन टू ट्राइब्यूनल, जो कि आज के दौर में आपको पूरा बता दें कि ये बीजेपी वर्सेस माइनॉरिटीज यानी स्पेशली ये माइनॉरिटीज मुस्लिम्स के साथ ये लड़ाई चल रही है। इफ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज इज इंटरेस्टेड टू कम इन फ्रंट और टू हेल्प इन दिस मैटर रिगार्डिंग द वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको पार्लियामेंट में भागना नहीं पड़ेगा लाइक एनी अदर इशूज, एकदम स्ट्रेट अवे उसको पार्लियामेंट में भागना नहीं पड़ेगा। जिस दिन मोशन होगा, जिस दिन हियरिंग होगा, आप यहाँ पर आप पूरे बंगाल में या पूरे स्टेट में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप अपनी पॉलिटिकल मैनर से या सोशल मैनर से आप बड़ी बड़ी बात करेंगे। आप MP MLA होके आप स्टेज से प्रोग्राम करेंगे एंड व्हेन यू आर बीन कॉल्ड एंड व्हेन आपकी ज़रूरत जहाँ होगी आप वहाँ से भाग जाइएगा। तो
तो इससे नहीं चलेगा। आपको जैसे आपको पार्लियामेंट में रह के बात करना है, वैसे आपको वक्फ में रह के बात करना है, वैसे प्रोग्राम में स्टेज में बात करना है। यू डोंट डिफर बाय योर वर्जन्स। थैंक यू। अब मुसलमानों की बात की जा रही है कि मुसलमानों के बीच जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और मुसलमानों के बीच इस तरह से परसेप्शन चल रहा है, मुसलमानों को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है वक्त की ज़मीन से, ये बताएं। क्या यूनिवर्सिटी बना है, क्या हॉस्पिटल्स बने हैं, कितना बने हैं, अब तक ये बताने की कोशिश। अभी आपने कहा कि इन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सूबे में, जैसे तालीमी सूबे में मदद की जाती है, लेकिन ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है कि वक्त के जरिए मुसलमानों को मदद दी जाती है और उनके तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जाता है। ये पूरा प्रेस, इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं और इस तरह के सवाल का जवाब दिया जा चुका है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया में नेगेटिव प्रचार फैलाया जा रहा है वक्त के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से, उस पर है। आप ये सवाल उठाइए कि मीडिया आखिर एक तरफा न्यूज़ क्यों दिखा रही है, वो क्यों ये बार बार दिखा रही है अपने न्यूज़ डिबेट्स में, अपने रील्स में, कि जहाँ भी वक्त रख दे, हाथ रख दे, उसका हो जाएगा वक्त प्रॉपर्टी। ये नेगेटिव प्रचार है। दूसरा आपने जो सवाल किया कि मुस्लिम का क्या फ़ायदा है, इसमें क्या नुकसान है। वक्त सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस नहीं है, एक हिस्सा चैरिटी का है। पूरा वक्त आप अगर उठाकर देखते हैं उसको आप बहुत आसानी से यू कैन डिवाइड इट, क्लासीफाई इट इनटू 3 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी ऐसा है जिसमें मसाजिद, मदारिस, खानका, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, कब्रिस्तान, ये सब मुसलमान के पास अभी मौजूद हैं और उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई मुसलमान ऐसा कह सकता है कि हमारे पास पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं, नमाज़ पढ़ने की मस्जिद नहीं है, या मरने के बाद दफनाए जाने के लिए हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है। ये एक ऐसा हिस्सा है जिस पे मुसलमान काबिज है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा हिस्सा ऐसा है जिस पे फलाही कामों के लिए बनी हुई इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे आपको हॉस्टल्स भी बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं, मुसाफिर खाना भी बना हुआ है। अगर आपने ट्रैवल किया होगा आपने ये ज़रूर देखा होगा, जितने बड़े बड़े शहर हैं, जितने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, आपको बाहर निकलते ही एक मुसाफिर खाना मिलेगा। कलकत्ता में मौजूद है, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, मद्रास में जाइए, जहाँ भी आप जाएंगे आपको मुसाफिर खाना मिलना ही मिलना है। बंगाल थोड़ा पीछा हो सकता है इस पढ़ाई काम में, लेकिन दूसरे स्टेट्स में आपको हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, इस तरह के सराय घर मिल जाएंगे। तीसरा हिस्सा है जिसको वक्फ बोर्ड ने, जो करप्शन का एलिगेशन लगा है वक्फ बोर्ड पर, इसमें ये पैनल इससे इनकार नहीं कर रही है करप्शन नहीं है। बात सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में बात कही कि हम वक्फ बोर्ड के करप्शन को दूर करने के लिए, मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए बिल ला रहे हैं, वो एक भी ऐसा क्लॉज दिखा दे जो डायरेक्ट करप्शन को दूर करता हुआ नजर आता हो, तो हमें एड्रेस इस चीज़ पे करनी चाहिए। मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही है, मिसकंसेप्शन फैलाई है कि वक्फ बोर्ड जिस पे हाथ रखे वो जमीन उसकी हो जाती है, तो आपका लॉयर फर्टिलिटी उन मीडिया के खिलाफ क्या एक्शन है? कौन-कौन मीडिया के खिलाफ क्या एक्शन? नाम बताएं। देखिए, ये फेक न्यूज़, अगर ऐसा हुआ तो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, तो आपका लॉयर फर्टिलिटी उनके खिलाफ क्या एक्शन है? लॉयर फर्टिलिटी ये एक जन आंदोलन होना चाहिए। लॉयर फर्टिलिटी के अपने लिमिटेशंस हैं, हर जगह हमारा लोकस स्टैंडाई नहीं हो सकता, लेकिन एज अ कम्युनिटी जो अफेक्टेड है, एक स्टेप हमने ये लिया कि जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में लॉयर फर्टिलिटी खामोश है, वेस्ट बंगाल में कम से कम लॉयर फर्टिलिटी इस बात को सामने लाने पे मजबूर हुई है। हमारे बड़ों ने नहीं किया तो कम से कम जो भी यहाँ पे मौजूद है इन्होंने ये स्टेप उठाया है। इसमें बहुत सारा एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ये जो पढ़ा लिखा तबका जहाँ जिस चीज़ को मानने को तैयार हो गया है, वहीं एक बड़ा तबका ऐसा है जो सोशल मीडिया के जरिए से जो रील्स बनाए जा रहे हैं, क्या आप तक वो रील्स नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर किस तरह से उसको ड्रामेटाइज करके चीज़ों को लाया जा रहा है कि भाई दो मुसलमान हैं, दाढ़ी को भी लगाए हुए जाकर कहीं भी हाथ रख दिया, बोल दिए के लिए हमने अपना ये बुक कर लिया है, ये वक्त की ज़मीन है। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने आए और सवाल करे। ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सवाल करे कि आपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में करप्शन दूर करने की बात कही है, कौन सा क्लॉज आपका करप्शन दूर कर रहा है? क्या ये मीडिया का हक नहीं बनता है? वक्फ बाय यूजर को हटा देने से, किसी नॉन मुस्लिम को उसमें शामिल कर देने से, कलेक्टर को सारा पावर दे देने से किस तरह से करप्शन दूर होगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सवाल करेंगे। राज्य सरकार से और जो जेपीसी का गठन हुआ है उससे क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रद्द करवाने में या फिर उसका जो अपोज कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, जाहिर बात है कि इसको बहुत आनन फानन में किया गया है।
कोई भी कानून इस मज़ाहिया तौर पे नहीं बनता है। आपके सामने निर्भया का कांड हुआ, उसके बाद से क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुए, एक कमेटी बैठाई गई, जांच की गई, लोगों से, एक्सपर्ट से राय ली गई, जो उसमें स्टेक होल्डर है उनसे राय ली गई, तब जाकर कहीं उसमें अमेंडमेंट्स किए गए। लेकिन यहाँ पर बगैर स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किए हुए, बगैर उनको समय दिए हुए, जेपीसी के पास कितना वक्त था, वो ना कलकत्ता का उनका जो दौरा था वो भी उनको कैंसिल करना पड़ा। अभी ऐसे बहुत बड़े बड़े राज्य, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल सब बाकी है, कहीं भी जाकर जेपीसी ने अपनी उनसे राय नहीं दी है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि तुरंत जेपीसी रिपोर्ट भी दे दे और पार्लियामेंट का सेशन में उसको पास भी करवा दिया जाए, तो इसमें सरकार की नीयत साफ नहीं दिखती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं है। वक्फ में बहुत पहले से ये प्रॉब्लम चल रही है, इतने दिन से कुछ भी नहीं हुआ। जब अब केंद्र सरकार ने चाबुक मारा तब हम लोग जागे। दूसरा, ममता बनर्जी के इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने बोला था कि सीबीआई का गठन करवाएंगे वक्फ बिल को लेकर, ना वो हुआ और ना इमारत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वो कुछ भी नहीं कर पाई। तो इतने दिन से कहाँ थे, आज चाबुक पड़ा है तब हम लोग जागे हैं, ऐसा क्यों? थैंक यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द गवर्नमेंट जो बार बार इस तरह के। और ममता बनर्जी इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या प्रेशर देंगे? हम टीएमसी के स्पोक्सपर्सन नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी क्या करेगी उसका जवाब तो प्रेशर क्या देंगे वो बोला मैंने सर। प्रेशर के लिए हम अपनी बात को जन आंदोलन के जरिए उन तक पहुंचाएंगे, जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तक हमारी बात जाननी चाहिए। एमएलए, एमपी, सीएम्स जितने भी हैं, हर प्लेटफॉर्म से वो बात जा रही थी। ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जहाँ पे सारे एडवोकेट्स मौजूद हैं। हम बात उस पर करना चाहते हैं जहाँ पे लीगली हैम्पर हो रहा है। जैसे हमारे लर्नर फ्रेंड ने बताया, आर्टिकल 25, 26, 30 ये सारे डायरेक्ट अटैक किए जा रहे हैं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को अटैक किया जा रहा है। तो जो हमारा दायरा कार है, हम उसमें रहते हुए सरकार की नज़र को उन आर्टिकल्स पे लाना चाहते हैं, किस तरह से आर्टिकल्स की दरियाँ यहाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये बिल सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये बिल संविधान विरोधी है, जो इस मंच से हम लोग कहना चाहते हैं। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो भी बिल पेश करना चाहती है, लाना चाहती है, उसको पूरा ओपोज कर देती है। तो आने वाले वक्त में क्या और कुछ करना पड़ेगा कि जो ये बिल लाने वाली है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसको रोका जा सके? आपके हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए आम जनता को, मुस्लिम कम्युनिटी को भी इस बिल को? देखिए, अगर ये परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों का विरोधिता कर रही है और मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रही है, तो इस माध्यम से ये बात भी जाननी चाहिए कि बीजेपी के किसी भी पॉलिसी से किसी का भला नहीं हुआ है। आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप नोटबंदी की बात कीजिए, आप काला धन लाने की बात कीजिए, 15 लाख की बात कीजिए, सारी चीजें जुमला थी और जुमला है। जब बीजेपी ने ये देखा कि उनके इन सारे पॉलिसी से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो उनके पास आखिरी जो हथकंडा उनके पास बचता है वो हिंदू मुस्लिम करना होता है। और इस पूरे मामले से वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं ताकि उनका वोट बैंक कंसोलिडेट हो पाए। लेकिन हमारे जो बिरादरान वतन हैं, जितने हमारे यहाँ पे सेकुलर हिंदू या फिर जो अमन पसंद हिंदू हैं, उनको ये हम बात बता देना चाहते हैं, आप अपना जायजा खुद लीजिए कि बीजेपी के किस पॉलिसी से आपके सेहत का फायदा हुआ है, आपके एजुकेशन का फायदा हुआ है, आपके एम्प्लॉयमेंट का फायदा हुआ है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका नेगेटिव नैरेटिव खुद मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट ने असेंबली में एक्ट बनाकर इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप लोग एज ए लॉयर कमेटी की हैसियत से आप लोग हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में क्या प्रेशर दे रहे हैं कि ये रिजेक्ट कर दे इस बिल को? जो सवाल है उसमें ही आपकी जवाब छुपी हुई है। आप जो ये सवाल किए कि लीगल फर्टिलिटी क्या करेगी, तो लीगल फर्टिलिटी जो भी करेगी वो लीगली करेगी, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए सक्षम है। और इससे पहले भी देखा गया है कि एनआरसी के मौके पर भी जो है यहाँ पर हमारे जैसे भी अभी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पर्सनली जाकर के एनआरसी के अगेंस्ट में भी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया है, जो मामला अभी भी पेंडिंग है। सो अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो लीगल फर्टिलिटी जो है कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम लोग ज़रूर जो है वो जीत हासिल करेंगे। कल्याण बनर्जी का अभी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान जहाँ पर भी नमाज पढ़ लें वो जगह वक्फ में चला जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात पे? मैं कल्याण बनर्जी के स्टेटमेंट पे जवाब नहीं चाह रहा हूँ, मैं इस बात की सच्चाई पर जवाब चाह रहा हूँ। देखिए, इस बात की सच्चाई पे मैं मीडिया बंधु का रिस्पेक्ट करता हूँ और फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, चूँकि हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग प्रेस क्लब में मौजूद हैं। आप
आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने अभी क्लिप नहीं देखा है, आपको ही कोट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि टीएमसी के एमपी कल्याण बैनर्जी ने कहा है कि मुसलमान जिस जमीन पे नमाज पढ़ लेते हैं वो वक्फ हो जाता है। तो रेड रोड में इतने सालों से नमाज हो रही है, ये भी वक्फ हो गई। ये देखिए, ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है। वक्फ वही होती है जो एक मुसलमान अपने जायदाद, निजी जायदाद, गवर्नमेंट के जायदाद को नहीं, प्रॉपर्टी को नहीं, निजी जायदाद को जब वक्फ करता है, वक्फुल औलाद या वक्फुल अल्लाह, वही प्रॉपर्टी। और वक्फ बोर्ड में एक सिस्टम है, जब एक मुसलमान अपने वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो वक्फ में एप्लीकेशन के बाद उसका सिस्टम है, एज पर है, उसको स्क्रूटिनाइज करके उनके दलील को, उनके पेपर्स को देखते हुए उसके बाद वक्फ होता है। तो एक सांसद होने के नाते अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये सरासर गलत है। उनको वक्फ एक्ट 1995 को एक बार पढ़ना चाहिए। और किसी भी इंडिया के जमीन पे अगर नमाज पढ़ने से वो वक्फ नहीं होती है, ये आप लोगों को क्लियर मैसेज चले जाना चाहिए। वक्फ को, प्रॉपर्टी को वक्फ करने का, डोनेट करने का एक मुस्लिम को, ये भी एक क्राइटेरिया है जो वक्फ एक्ट 1995 में मेंशन है। आप लोग भी एक बार जरूर पढ़ें। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे क्या करेगी, ये तो उसके जिम्मेदारी में थी, तो इसका क्या है, उसके पे क्या होगी, वो क्या करेंगे? आप इस वक्त हम लोगों की बात ले रहे हैं। जी सर, हम लोग प्रेशर, सर ये काम हम लोग कुछ कर रहे हैं कि प्रेशर देने के लिए। पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो हाउ कैन बी आंसर। आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पर यहाँ से मैसेज इस वक्त क्या है, बंगाल में इस वक्त एडवोकेट ये कोशिश कर रहे हैं कि हर पब्लिक को ये पता चल जाए व्हाट इज वक्फ, वक्फ है क्या, वक्फुल औलाद है क्या, वक्फ बाय यूजर है क्या, वक्फ की जमीन कितनी है, वक्फ कैसे लिया जा सकता है, वक्फ में कैसे इन्फोर्समेंट हो सकता है। अब आप ये सब सवाल आप प्रसून मैनेजर उनके ऑफिस में पूछे, आप ये सब सवाल पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स से पूछे, आप हमसे सवाल पूछकर हम लोगों को निशाने में उतार रहे हैं। हम बोल रहे हैं प्रेशर के बारे में बोल रहे हैं सर। हम लोगों का स्टेप हाँ, वो स्टेप प्रेशर क्या होगा? हम लोग हर प्रोग्राम में जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया के द्वारा आप हम लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, आप हम लोगों को रिलीजियस प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, आप हम लोगों को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं। हम लोग इन सब जगहों से भागेंगे नहीं। और अगर कोई भागा तो वो समझ लीजिए वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट के अंदर भागे, सेशन के जरिए सेशन में, या फिर बाहर भागे। तो बोलना और करने में फर्क है। जो वी आर डूइंग एवरी पॉसिबिलिटीज सो दैट वक्त की बात हम लोग आप लोगों तक समझा सके। और वक्त के जो नैरेटिव बीजेपी के द्वारा फैलाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। ये सब के लिए कानून बना हुआ है एंड दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू। আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? আমরা এখন প্রেস ক্লাবে এটা করেছি, এবার চেষ্টা করবো যে এটা আরও একটু লার্জ স্কেলে আমরা এই মেসেজটাকে শেয়ার করব। রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে কী বলবেন? রাজ্য সরকার আপাতত একটা ডিক্লেয়ার করেছে যে অ্যাসেম্বলিতে একটা বিল পেশ করবে, কিন্তু সেটা আমরা মনে করি যে এটা যথেষ্ট হবে না। যখন উইন্টার সেশনে পার্লামেন্টে যখন এটা পেশ করা হবে তখন আমরা চাইছি যে কোনো ওয়াকআউট না হয়, যেটা আমরা আগে দেখেছি। ওয়াকআউট মানেই হচ্ছে আপনি একটা প্যাসিভ দিচ্ছেন, সাপোর্ট দিচ্ছেন, ওইটা আমরা চাইছি না।